मोदी सरकार ने सीबीएसई बोर्ड के इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है और इस बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जो मुगलों के बारे में सीबीएसई के पाठ्यक्रम में बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा था कि मुगलों का जिस समय आक्रमण हुआ वो आक्रमणकारी थे, लेकिन उन्होंने देश में बड़ा निर्माण किया, औद्योगिक क्रांति आई, बड़े उन्होंने उद्योग धंधे डेवलप किए, उनको बढ़ा चढ़ाकर महिमा मंडित किया जा रहा था। और इसको लेकर के 2014 में जब मोदी सरकार आई तभी से ये मांग उठ रही थी कि जो देश के बच्चों को एक फर्जी नकली इतिहास पढ़ाया गया है उसमें बदलाव होना चाहिए। और जो हमारे देश में आक्रमणकारी के रूप में आए, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, जिन्होंने हजारों हजारों मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, और जो बुजदिल थे, कोई बहादुर नहीं, और जो एक गलत इतिहास पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने 800 साल हमारे देश पे राज किया, तो वो ये भी जान लें कि 800 साल कुछ कुछ टुकड़ों पे उनका शासन रहा है। पूरे भारत पर कभी भी मुगलों का एक साथ हमारे देश पे राज नहीं रहा। आप भारत का ही अगर दक्षिण का क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ के मंदिर भी सुरक्षित हैं, वहाँ की संस्कृति भी सुरक्षित है, और उसका एक कारण यह है कि एक भी निशान दक्षिण के क्षेत्र में मुगलों के जाने का, रहने का, शासन करने का नहीं मिलता, इतिहास में नहीं मिलता। तो जब आप देखें कि दक्षिण के क्षेत्र में मुगल कभी गए नहीं, रहे नहीं, शासन हुआ नहीं, तो हम पूरे भारत में कैसे कह सकते हैं कि उनका शासन रहा। और यही झूठ हमें अभी तक पढ़ाया गया कि हम मुगलों के 800 साल गुलाम रहे, ये झूठ था। इसको लेकर के चर्चा चल रही थी कि ये इतिहास बदला जाना चाहिए और हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारे देश के महापुरुष, हमारे साधु संत, हमारी संस्कृति, इसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, इस तरह के जो महापुरुष हुए हैं, जो वीर योद्धा हुए हैं, उनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। हमारे देश में कितनी बढ़िया अर्थव्यवस्था थी कि हम भारत से लेकर रूस तक फैले हुए थे, अखंड भारत का क्या इतिहास था, ये नहीं पढ़ाया जाता। और इसको लेकर के मोदी सरकार ने पहल की है। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इतिहास लेखन का काम विशेषज्ञों के द्वारा हर लेवल का किया जा रहा है और उसमें अभी काम होना बाकी है, लेकिन कुछ कक्षाओं में कुछ बदलाव करने का फैसला मोदी सरकार ने इसी सत्र से किया है। 2022-2023 के लिए सीबीएसई इतिहास की जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें, उसके लिए जो इतिहास में कुछ बदलाव किए गए हैं वो भी काफ़ी हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध का जो युग है उसके बारे में बड़ी चर्चा होती है वो, और अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों का जो उसमें इस्लामीकरण और साम्राज्यों की स्थापना, इसी तरह मुगल दरबारों के इतिहास और औद्योगिक क्रांति, ये 10वीं 11वीं 12वीं की किताबों से इसको हटाया जा रहा है और राजनीतिक विज्ञान की किताब से भी इसको हटाया जाएगा। यानी इस समय जो इन किताबों में 11वीं 12वीं के इतिहास में, और जो मुगल हमारे देश में आए, एक शीतकालीन युद्ध समय था जब जो है हमारे देश में बड़ा विकास हुआ, इस तरह की चीज़ें हमें गलत पढ़ाई जा रही थी, वो हटाया जा रहा है। और इसी में एक बड़ा चर्चित नाम है, वो जो नज़्म लिखते हैं फैज़ अहमद। ये फैज़ अहमद पाकिस्तान के हैं, लेकिन अब इनकी नज़्म 10वीं क्लास में जो पढ़ाई जा रही थी, अब 2022-23 सत्र से ये गायब हो जाएगी, नज़्म नहीं पढ़ाई जाएगी। उर्दू की कविता थी और इनकी 2 कविताओं को कक्षा 10 में पढ़ाया जा रहा था, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, और एक सांप्रदायिकता, माने उसको लेकर के हमारे देश में कोई हमें ये ज्ञान दे कि हमें धर्म क्या है, हमारा सांप्रदायिकता क्या होती है और राजनीति में सांप्रदायिकता कैसे घुसती है। हमारे बच्चों के दिमाग में गलत सलत चीज़ें घुसाई जा रही थी, और वो भी पाकिस्तानी एक शायर के जरिए। तो ये नज़्म हटाई जा रही है। इसी तरह कक्षा 11 की जो किताब है उसमें सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में इफ्क्रो एशियाई क्षेत्र में जो इस्लामिक साम्राज्य की जो स्थापना है उसके बारे में कुछ इतिहास था, उसको हटाया जाएगा। और समाज पर मुगलों का क्या हमारे असर पड़ा उसको पढ़ाया जाएगा। कई बातें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जैसे कि बाबर के बारे में बताया जाता, अकबर के बारे में बताया जाता, कई सड़कों के नाम अभी तक
उनके नाम पर रखे हुए थे, शहरों का नाम बदल दिया गया। लोग बाग योगी जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, जो यूपी के सीएम है, कि साहब आप तो शहरों का नाम बदल रहे हो, क्या हो गया अगर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, क्या जरूरत थी? तो योगी जी ने इसका बड़ा शानदार पत्रकारों को उत्तर दिया था। मैं उसको आप सबको बता देना चाहता हूं, उन्होंने क्या उत्तर दिया था। उन्होंने पत्रकारों से उल्टा सवाल किया। जब पत्रकारों ने योगी जी से पूछा कि आप शहरों के नाम बदल रहे हैं, आपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, आपने फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो उन्होंने कहा अगर फर्क नहीं पड़ता तो मुगलों ने ये नाम क्यों बदला था? जब कभी मुगल आक्रमणकारी आए थे तो तब ये प्रयागराज ही था, तो प्रयागराज को उन्होंने क्यों इलाहाबाद रख दिया? गाजियाबाद तो नहीं था, वो गाजियाबाद नाम क्यों रख दिया? तो इन्होंने अपने नाम दिए ताकि वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को अपमानित महसूस करा सकें कि कभी इस देश में मुगल आक्रमणकारी आए थे और उन्होंने यहाँ शासन किया था। जिन जिन क्षेत्रों पे उन्होंने शासन किया वहाँ उन्होंने अपनी निशानियाँ बनाने के लिए हमारे जो धार्मिक स्थल थे, जो हमारी शक्ति का केंद्र है, उनको तोड़ा। और तोड़ा भी कैसे? राजा थे, सेना लेकर आए थे, भारत के लोग भी उनके साथ मिले हुए थे, या यूं कहें उन्होंने गुलाम बनाए हुए थे। तलवार के बल पर चाहते तो पूरा मंदिर साफ करके और उसके मलबे को नदी में गिरवा देते और दोबारा से एक अपनी मस्जिद बनाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया? अयोध्या में भी यही किया कि नीचे से पूरा जड़ से नहीं तोड़ा, ऊपर की गुम्मद केवल तोड़ करके जो चोटीदार गुम्मद थी एक त्रिशंकु के आकार की, उसको बस गोल कर दिया उन्हीं पत्थरों से, ये अपमान करने के लिए। इसी तरह मथुरा में आप देखिए, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, उसी की एक दीवार कॉमन है और बराबर में मस्जिद बना दी। तो मतलब ये दिखाने के लिए कि हम दादागिरी से, हैंकड़ी से राज कर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर सवार होकर राज करेंगे, ये अपमानित करने का एक उनका तरीका था। देश आज़ाद हो गया, फिर 200 साल अंग्रेज यहाँ रहे, लेकिन उन जो कलंक हैं उनको मिटाने का कोई प्रयास किसी ने किया नहीं। बाद में कांग्रेस सरकार आ गई, इन्होंने उन कलंकों को और सजो के रखा और जो इन्होंने एक मंत्रालय बाकायदा बना दिया, पुरातत्व विभाग बना दिया और उसको ये कहा गया कि आप इनके ऊपर पैसा खर्च करो। जो मुगलों की निशानियां हैं उनको संजो के रखने के लिए आप बाकायदा इनका मेंटेनेंस करते रहो। तो उन बिल्डिंगों के मेंटेनेंस पर करोड़ों अरबों रुपए का बजट खर्च हुआ, सालों साल ये अधिकारी तय किए गए और ये तय किया गया कि ये इस्लामिक जो नामकरण है, ये जो निशानियां हैं, जो हमारे ऊपर तमाचा लगा हुआ है, ये जो कलंक लगा हुआ है, ये मिटने न पाए। ये इनकी सोची समझी एक रणनीति थी। लेकिन अब मोदी सरकार 2014 में आई है तो उन्होंने ये तय किया कि हमारे देश में जो भी इस तरह के कलंक हैं हम उनको मिटाएंगे और जो भी गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है अब उसको सही करेंगे। तो गलत को सही किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जैसे ही ये खबर अब ये चैनल के जरिए और बाकी माध्यमों से पब्लिक डोमेन में पहुंचेगी, देखना आप कि इस देश के जो लिबरल्स हैं, जो विपक्ष है, वो जरूर इस पे हल्ला करेगा और कहेगा ये बदल क्यों दिया, ये क्यों हटा दिए। क्या एक पाकिस्तान का शायर, उससे हमारे देश का क्या लगाव हो सकता है? देश का बंटवारा हो गया, उनकी वजह से हमारे देश के कितने सैनिक प्रतिदिन हमला कर रहे हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनसे हमारा लेना देना क्या? हमें हमारी संस्कृति सिखाने के लिए हमारे पास अपार भंडार है। तो जब हमारा अपार भंडार हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे तो दूसरे का ज्ञान हमें लेने की जरूरत क्या है? हमारी श्रीमद् गीता, हमारे देश में हमारे पूर्वजों के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई, रामचरितमानस लिखा गया, रामायण लिखी गई वाल्मीकि जी के द्वारा। हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाना चाहिए। उर्दू की नज़में पढ़ा रहे हैं, इश्क, आशिकी, ये शब्द बच्चों को ये पढ़ाएंगे क्या? तो ये जो उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिसके बारे में अभी तक किसी ने विचार नहीं किया, अब मोदी सरकार ने ये विचार किया है कि हम इन नज़मों को, इन गायकों को, इन शायरों की बातों को हम नहीं पढ़ाएंगे। कम से कम 12वीं तक की क्लास का जो इतिहास है उसमें इस तरह की कोई चीज़ ना पढ़ाई जाए और इसको हर लेवल के इतिहास में लिखा जा रहा है। पुस्तकें बदलाव होंगी, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी शुरुआत है, सराहनीय कदम मोदी सरकार की तरफ से है। और पूरी देश की जो देशभक्त लोग हैं, जनता है, उनकी मांग थी ये कि हमारा गौरवशाली इतिहास इस भारत का रहा है, अखंड भारत
हमारा देश कभी था, किस तरह से हमारे देश में वीर योद्धा हुए, हमारी आर्थिक स्थिति इस तरह थी कि हम दुनिया में नंबर 1 थे, और कभी भारत विश्व गुरु था। तो विश्व गुरु था, हमारे शिष्य कौन कौन देश थे, ये पढ़ाया जाना चाहिए। दुनिया में हमारे बच्चे जब ये जानेंगे कि कभी हमारा भारत, जिसको आज लोगों ने सपेरों का देश कह करके बदनाम करने की कोशिश की है, वो जाने कि हम कभी विश्व गुरु थे, यानी पूरी दुनिया को हम ज्ञान देते थे। और हमारे जो शिष्य रूप में देश थे वो कौन कौन थे, कौन कौन से धर्म के अनुयायी यहाँ आए और हमारे धर्म को सीखकर, सनातन संस्कृति को सीखकर उन्होंने अपने देश में इस संस्कृति का प्रचार किया, जो आज की डेट में बिगड़ गई है। अगर ये सही इतिहास पढ़ाया गया तो मैं पक्का दावे से कहता हूं कि पूरी दुनिया का एक रूप बदला हुआ होगा और एक नजरिया बदलेगा भारत के प्रति, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत को जिस तरह से अभी तक अपमान की दृष्टि से, हे दृष्टि से गरीब समझकर देखा जाता था, यही भारत एक दिन सोने की चिड़िया था। लुटेरे बाहर से लूटने के लिए आते थे, एक मंदिर को लूटने के लिए पूरी पूरी फौज आती थी। सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए 16 बार मोहम्मद गजनबी आया। तो आप समझिए, हमारे भारत के मंदिरों में अगर इतना धन था तो हमारे देशवासियों के पास कितना धन होता होगा। मेरी जेब में यदि 100 रुपये हैं तो मंदिर में मैं 10, 20, 50 रुपये जब दान करूंगा, तो सोचो हमारे मंदिरों में जब इतना धन दौलत थी, हीरे सोने जब जवाहरात थे, कि एक मंदिर को खाली करने के लिए 16 बार आक्रमण करता है और मंदिर खाली नहीं होता, तो कितना पैसा हमारे मंदिरों में, देश में था। ये था सोने की चिड़िया। लेकिन हमें बताया गया कि हमारा देश तो आर्थिक गुलाम रहा, हम तो गरीब हैं, और आज गरीबी के हिसाब से आज 10वें नंबर पे हैं, फलाने नंबर। ये हमारे को हतोत्साहित करने के लिए चाल थी, जो अब मोदी सरकार बदलने जा रही है। बहुत अच्छा कदम है, पूरे देश में इसकी जो तारीफ हो रही है। आने वाले समय में बच्चे अब अपने देश का इतिहास, अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ पाएंगे। ये उसकी एक शुरुआत है। वंदे मातरम।